Hello everyone, this is सोनिया सहरावत एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल सहरावत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। सो इन दिस सेशन टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू क्वेश्चन पेपर दैट इज यूपी एलटी ग्रेड बायोलॉजी। जो 2018 की वैकेंसी थी यूपी एलटी ग्रेड की, उसका बायो का क्वेश्चन पेपर हम आज ये सॉल्व करेंगे। इन द प्रीवियस वीडियोज में जो हमने डिस्कस किया था यूपी पीजीटी बायोलॉजी, अगर आपने अब तक वो नहीं देखा है तो यू कैन वॉच, यू विल गेट अ ग्रेट हेल्प फ्रॉम दोज वीडियोज ऑफ यूपी पीजीटी बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर। उसमें हमने क्या किया है, क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन के जो आंसर हैं, आंसर के साथ उस टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो सब कुछ हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो आप उन वीडियोज को भी देखिए जरूर। इस सेशन की बात अगर हम करें बच्चों, तो हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएलटी ग्रेड का जो क्वेश्चन पेपर है 2018 का। इसके बारे में बच्चों, पैटर्न क्या होता है यूपीएलटी ग्रेड का बायोलॉजी का, और क्या पैटर्न होता है और क्वेश्चन पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो सब के लिए एक सेपरेट हमने वीडियो डाली हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। बट यहाँ भी इन दिस वीडियो ऑल्सो वी विल डिस्कस इट इन शॉर्ट। हम शॉर्ट में थोड़ा सा जानते हैं कि पेपर किस तरह से आता है और क्या क्या चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है बेटा हमारा कंपल्सरी होता है, ये जनरल स्टडीज़ का, जीएस का जो पार्ट है। टोटल इस क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 30 क्वेश्चंस जो होते हैं वो इस पार्ट में होते हैं, जीएस में फर्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चंस हैं। और इस 30 क्वेश्चन में क्या क्या है बच्चों, सबसे पहला ही क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कुछ पूछा गया है कि किस ग्रंथ में कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। मीन्स ये हमारे कुछ वेद या ग्रंथों से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप सारे क्वेश्चंस को एक बार ऑब्जर्व कीजिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, और यहाँ ये हमारा संविधान से रिलेटेड या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये जो क्वेश्चन है हमारा, चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना जरूरी है, किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। मीन्स अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो है तो बेसिक से क्वेश्चन हर फील्ड के, बट है हर तरह से, मतलब मीन्स हमारे ज्योग्राफी से भी, पॉलिटी से भी, हिस्ट्री से भी, मीन्स सबका बेसिक आपको क्लियर करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ से भी, इस पोर्शन से भी मार्क्स लेने हैं। और अगर कोई ये सोचने लगे हम अपनी बायोलॉजी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं और हमें इस पोर्शन पे हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये, तो हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, तो उससे भी आप मेरिट में अपना पोजीशन नहीं ला सकते बेटा, आप सिलेक्शन नहीं पा सकते बिना इस पोर्शन को, बिकॉज 30 मार्क्स हैं। आप बायो को कितना भी अच्छा कर लो, किसी भी सब्जेक्ट को आप कितना भी अच्छा कर लो, पूरा तो वहाँ भी अचीव नहीं कर सकते हो। तो अगर मेरिट में आना है आपको और सिलेक्शन लेना है तो इस पोर्शन को भी देखना होगा। और मैंने पहले भी डिस्कस की हुई है ये चीज़ें कि जरूरी नहीं है आपको बहुत डेप्थ नॉलेज चाहिए, इन सब चीज़ों की डेप्थ नहीं चाहिए। सिर्फ क्या करना है, आपको बेसिक नॉलेज लेनी है। एक लूसेंट की जीएस उठा लीजिए इन सब चीज़ों के लिए, या कोई भी नॉर्मल जीएस की बुक लीजिए और वहाँ से डेली अपना मिनिमम 1 घंटा दे दीजिए। आप मिनिमम 1 घंटा दीजिए और मैक्सिमम आप जितना दे सकते हो भाई। तो आपको उस टाइम में डेली देना है कि हमें थोड़ा जीएस पढ़नी है, और पढ़नी है बस, ऐसे नहीं कि रटने बैठोगे एक ही दिन। पढ़ो उसको जितना दिन पढ़ा जाए। और जो बुक्स भी आप में, ये एलटी से रिलेटेड मैंने पहले भी बताया था, एक बुक आई थी जीएस का, उसमें था एलटी से रिलेटेड ही जीएस थी, उसमें मैंने उस बुक से भी जीएस पढ़ी थी। बट वो बात होती है कि जब वैकेंसी आ जाए, जब वैकेंसी आ जाए तो हम पर्टिकुलर उसी डायरेक्शन में प्रिपरेशन करते हैं। बट जब तक वैकेंसी नहीं आती है तब तक भी आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जीएस को भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए बेटा। बिकॉज केवीएस का एग्जाम हो या फिर आप DSSB का देख लीजिए या एलटी ग्रेड का देख लीजिए, कोई भी एग्जाम हो, सब में जीएस पूछी जाती है, करंट अफेयर भी पूछी जाती है। अभी तक जो एग्जाम बचा हुआ है इन सब चीज़ों से वो हमारा यूपी पीजीटी यानी एडेड कॉलेज की जो वैकेंसी होती हैं, ये यूपी पीजीटी टीजीटी, ये बचे हुए हैं अब तक। और मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं कि इनके भी पैटर्न चेंज हो जाए आने वाली वैकेंसीज में, बट अभी तक बची हुई हैं। ये एक वैकेंसी और में भी ऐसी आ जाए कि जिसमें ये सारी चीज़ें ना हो। जैसे यूपी पीजीटी बायो में केवल बायोलॉजी ही हमारा पूछा जाता है, सब्जेक्ट ही पूछा जाता है, वहाँ जीएस वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे ही टीजीटी में है। बट आप फ्यूचर के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि वहाँ पर ये चीज़ें ऐड हो सकती हैं, बिकॉज सारे क्वेश्चन, सारे पेपर में ऐसा हो रहा है। यहाँ देखिए फिर से एक बार, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है 2011 की, जनसंख्या नियंत्रण से रिलेटेड क्वेश्चन है, और कौन सा एक जीवोम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपके साथ डिस्कस करूं, हम बायो वाले स्टूडेंट्स को जीएस में एक बेनिफिट ये मिलता है
कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो है तो जीएस में जनरल साइंस के क्वेश्चन है, बट वो जनरल साइंस के हमारे बायो से मिल जाते हैं। इनमें से कौन सा जीवोम नहीं है, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये क्वेश्चन हमारी, और आप किसी भी पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखिए बायो के क्वेश्चन आपको 4-5 जरूर मिलेंगे जीएस में। सो यहाँ पर ये बेनिफिट हो जाता है कि वो जीएस वाले क्वेश्चन हमारे बायो से ही कवर हो जाते हैं। इसके बाद देखिए जनगणना से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और फिर उसके बाद आइए कंप्यूटर का एक क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर का नहीं है जीएस का ही है, कंप्यूटर से रिलेटेड एक टर्म दी हुई है इसमें, और ये रोगों के का क्वेश्चन, प्रतिजैविक द्वारा किसको निदान किया जा सकता है, मीन्स ये भी फिर हमारा बायोलॉजी का ही आ गया। उसके बाद संचार उपग्रह के बारे में है, और ये फिर जनरल साइंस का किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। आगे देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स के हैं, मीन्स 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ ये मैथ्स के दिए हुए हैं। फिर ये जो क्वेश्चंस हैं बाकी के लास्ट के 3, ये 3 बच्चों करंट अफेयर से रिलेटेड है। सो इन 30 क्वेश्चंस को आपको दिखाने का मेरा पर्पज़ यही था कि आपको आइडिया हो जाए कि कितने क्वेश्चन किस पोर्शन से आ रहे हैं। तो आपको मैथ्स भी देखना है, जनरल मैथ्स थोड़ा बहुत, और करंट अफेयर भी देखनी है, और थोड़ी सी जीएस, जनरल जीएस आप अपनी ठीक ठाक कर लीजिए। वहाँ से आपके इसमें से 15-20 क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए अगर आपको मेरिट में पोजीशन लेनी है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा आगे के पोर्शन की। तो हमारे पास बायोलॉजी के 120 क्वेश्चन है, और उन 120 क्वेश्चन में से एलटी ग्रेड क्या कर रहा है, ये डिवाइड करके दे रहा है, 60 क्वेश्चन जूलॉजी के और 60 क्वेश्चन बॉटनी के। मीन्स इन्होंने बाकी हम जो क्वेश्चन पेपर देखते हैं उसमें जूलॉजी बॉटनी सेपरेट नहीं होता है, केवीएस का दो आप या यूपी टीजीटी पीजीटी का दो, वहाँ पे एक ही जगह आती है जूलॉजी बॉटनी, एक साथ मिक्स रहते हैं क्वेश्चन बीच बीच में, बट इन्होंने पार्टीशन किया हुआ है कि जूलॉजी के सेपरेट 60 क्वेश्चन है और बॉटनी के सेपरेट 60 क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है इन्होंने, केराटिन इज नॉट फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ, केराटिन किस में नहीं पाया जाता है, किसकी एपिडर्मिस में नहीं पाया जाता है। बात हो रही है बच्चों केराटिन की, बड़ा सुना हुआ सा वर्ड होगा आपका ये। केराटिन एक प्रोटीन होती है बच्चों, ये एक फाइब्रस प्रोटीन है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारी एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है, या फिर कहिए स्किन की आउटर लेयर में प्रेजेंट होती है। और ये वर्ड आपने इससे भी रिलेट करके सुना होगा कभी कि हेयर में या नेल में, जैसे हेयर का ट्रीटमेंट करा रहे हैं गर्ल्स तो ऑब्वियसली जानती होंगी केराटिन ट्रीटमेंट, वो इसीलिए दिया जाता है, नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है ये हमारे हेयर में और नेल्स में, और आप इसको ज़्यादा प्रोवाइड कराओगे हेयर को तो वो स्मूथनिंग बोलते हैं हम जिसको। यहाँ पर ये वर्ड किसके लिए है, एक प्रोटीन के लिए, एक फाइब्रस प्रोटीन के लिए है, साइटोस्केलेटल प्रोटीन है, मीन्स सेल्स का स्केलेटन वाला पार्ट बनाती हैं, और ये स्किन के आउटर लेयर में है, हेयर में है और नेल्स में है। पूछा क्या है बेटा इन्होंने कि किसकी एपिडर्मिस में नहीं होती, फिश, रेप्टाइल, बर्ड और मैमिल। आंसर यहाँ हो जाएगा बच्चे हमारे फिश की एपिडर्मिस में नहीं प्रेजेंट होती, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमिल्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, रथकेज पाउच इज रिलेटेड टू, रथ के पाउच या रथ के कोष्ठ किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, पिट्यूटरी, एड्रीनल, गोनेड और यूरिनरी ब्लैडर। ये रथ के पाउच क्या होता है बेटा, ये भी आपको क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ से सोल्व होगा, देखिए ये हम अगर क्या पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़े, ये वाला तो हमारा क्लासिफिकेशन से हो जाएगा कि किसके केराटिन होता है, किसके एपिडर्मिस में या किसके में नहीं होता। जो ये रथ के पाउच वाला है ये है तो हमारा किससे, ग्लैंड्स से रिलेटेड। बट ये नहीं कि 12th बेसिस का क्वेश्चन नहीं है, 12th बेसिस का क्वेश्चन मीन्स एनसीईआरटी में या 12th तक की बायोलॉजी में कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है। आप हायर लेवल की ही बुक्स देखेंगे वहाँ आपको देखने को मिलेगा। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है, रथ के पाउच एक इवेजिनेशन बनता है, जो माउथ डेवलप होता रहता है एम्ब्रियो में, उसकी रूफ पर बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन के सामने, जो बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन है, बकल कैविटी वाली जो मेम्ब्रेन है, उसके सामने रूफ पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसको रथ के पाउच बोलते हैं, जो माउथ डेवलप हो रहा है उसकी रूफ पर उसको, और उससे बाद में क्या बन जाता है बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के हमारे 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ये टर्म आप अच्छे से याद रखोगे, जहां कहीं हाइपोफाइसिस आ जाए, हाइपोफाइसिस इज अनदर नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोफाइसिस किसका दूसरा नाम है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, और एडिनो हाइपोफाइसिस इसके एंटीरियर पोर्शन को बोलते हैं, और न्यूरो हाइपोफाइसिस इसके पोस्टीरियर पोर्शन को बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और आपको इनका आंसर करना है कि कौन से करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा हमारा, ऑल फिश ले एग्स। सारी फिश जो होती हैं वो एग्स ले करती हैं। बताइए करेक्ट होगा या इनकरेक्ट। सारी फिश तो एग्स ले नहीं करती हैं, कुछ में विविपेरिटी कंडीशन भी मिलती है, यानी विविपेरस फिश भी होती हैं, जैसे कि गपीज, मोलीज, प्लेटिस और स्वॉर्ड टेल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फिश के जो क्या है, विविपेरिटी शो करती हैं, यानी विविपेरस होती हैं, अपने यंग वंस को बर्थ करती हैं, ना कि एग्स ले करती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सारी फिश तो नहीं एग्स ले करती हैं। नेक्स्ट चलिए, ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई। सारी बर्ड्स जो हैं वो क्या करती हैं, उड़ती नहीं है। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा बेटा। ये भी हमने पहले क्वेश्चन पेपर में भी इससे रिलेटेड कुछ बात आई थी कि कुछ एक बर्ड्स का ग्रुप होता है, जैसे कि कीवी है, पेंगुइन है, ऑस्ट्रिच है, एमू है, रिया है, कैसोवरी। ये बर्ड्स कैसी होती हैं, इनको रेटिटी बर्ड ग्रुप में रखा गया है, और ये ऐसी स्पीसीज होती हैं जो फ्लाई नहीं करती हैं। तो यहाँ ये स्टेटमेंट सही हो गया। सारी बर्ड्स तो फ्लाई नहीं करती, कुछ फ्लाई करती हैं और कुछ नहीं करती। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा, ऑल लिजार्ड्स आर पॉइजनस। सारी लिजार्ड पॉइजनस है। बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है। भाई आप अपनी वॉल लिजार्ड देखो, जिसको हाउस जैकोज बोलते हैं, वो क्या होती है, वो पॉइजनस थोड़ी ना होती है। तो लिजार्ड तो वो भी है। मोस्टली लिजार्ड पॉइजनस नहीं होती, कुछ होती हैं जो पॉइजनस होती हैं, जैसे कि गिला मॉन्स्टर। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। नन ऑफ द मैमेल इज पॉइजनस। इनमें से कोई भी, इनमें से कह रही हूँ, कोई भी मैमेल पॉइजनस नहीं होता, ये बोला हुआ है इन्होंने। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज कुछ मैमेल्स पॉइजनस भी होते हैं, जैसे कि डक बिल्ड प्लेटिपस, वाटर श्रू, यूरोपियन मोल, ये पॉइजनस होते हैं। हमारे सामने मोस्टली ये आता है ना मैमेल्स में, भाई हाथी, घोड़ा, चीता, ह्यूमन बीइंग, ये सारे मैमेल्स में आ रहे हैं। तो हमारे सामने दिखने वाली जो कॉमनली दिखते हैं वो तो पॉइजनस नहीं, पॉइजनस नहीं होते, बट दिमाग में एकदम आ जाता है कि भाई नहीं होता ही नहीं कोई, तो हम करेक्ट कर देते हैं इसको। बट नहीं सोचना है कि कुछ होते हैं जो पॉइजनस भी हैं। मैमेल्स वो ही तो नहीं है ना जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे मैमेल्स हैं, तो उनमें से कुछ पॉइजनस भी होते हैं। नेक्स्ट है बेटा, पॉइजन ऑफ वाइपर इज न्यूरोटॉक्सिक। जो वाइपर स्नेक होता है उसका पॉइजन न्यूरोटॉक्सिक होता है। देखिए पॉइजन की अगर हम बात करें, दो टाइप का पॉइजन होता है, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। क्या नाम से ही कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। हीमोटॉक्सिक तो क्या करता है, ब्लीडिंग करवाता है, मीन्स ब्लड से रिलेटेड है। हीमो मीन्स ब्लड से, और न्यूरो मीन्स हमारे नर्वस सिस्टम से। ये न्यूरोटॉक्सिक जो होता है ये तो पैरालिसिस करा देता है, नंबनेस हो जाती है और मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है। और हीमोटॉक्सिक वाला जो होता है ये ब्लड की क्लोटिंग के साथ इंटरफेयर करता है, ब्लीडिंग हो जाती है। तो इन्होंने कहा है कि वाइपर स्नेक का जो पॉइजन होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। इस स्टेटमेंट में थोड़ा डाउट है बेटा। जनरली हीमोटॉक्सिक होता है इनका पॉइजन, बट कभी कभी न्यूरोटॉक्सिक भी हो सकता है। तो अगर हम स्टेटमेंट को ऐसे देखें, इन्होंने कह दिया कि भाई पॉइजन तो ऐसा ही होता है, न्यूरोटॉक्सिक ही होता है, तो रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। पर अगर देखें न्यूरोटॉक्सिक भी तो होता है, जनरली तो हीमोटॉक्सिक होता है, ज्यादातर का हीमोटॉक्सिक होता है, बट न्यूरोटॉक्सिक नहीं होता, सबका कुछ का होता है। तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट राइट बचा, ऑल बर्ड्स डू नॉट फ्लाई, ओनली 2 इज करेक्ट। बट इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट यहाँ ये लगता है कि ओनली 2 और 5 भी हो सकता है, बिकॉज वाइपर का पॉइजन मैंने कहा जनरली तो हीमोटॉक्सिक होता है, आप कहीं भी देखिए, बट न्यूरोटॉक्सिक भी हो सकता है। तो उस हिसाब से देखें तो ये स्टेटमेंट भी मुझे करेक्ट लगता है। बट आप एक बार कहीं की मिले तो आप चेक करना, ओनली 2 इज करेक्ट ही शायद इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ट्यूनिका डार्टोज इज लोकेटेड इन द। ट्यूनिका डार्टोज किस में लोकेटेड होती है, ये क्वेश्चन हमारा। ट्यूनिका डार्टोज एक मसल्स होती हैं बेटा, कहाँ प्रेजेंट होती है, टेस्टीज में, ओवरी में, वेजाइना में, या फिर स्क्रोटम में। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, स्क्रोटम। जो ट्यूनिका डार्टोज हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं। और स्क्रोटम क्या है आप जानते हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन बीइंग का हम पढ़ते हैं, तो एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारी टेस्टीज लोकेटेड है, 1 पेयर टेस्टीज। ये जो मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसमें ये मसल्स होती हैं ट्यूनिका डार्टोज। स्मूथ मसल्स होती हैं बेटा। किस तरह की मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स, और उनकी पतली लेयर होती है। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करना टेस्टिकल्स के, यानी टेस्टिस के अंदर जो क्या है स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर स्पर्म बनते हैं। तो स्पर्म के बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम ये मसल्स करती हैं। ट्यूनिका डार्टोज कैसे करती हैं, ये एक्सपेंशन करती रहती है और कॉन्ट्रैक्शन करती रहती हैं। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं
उसके ड्यूरिंग ये टेस्टीज की मूवमेंट कराती हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शन से टेस्टीज अंदर की तरफ बॉडी की तरफ जाती हैं और फिर इधर आती हैं, बॉडी की तरफ जाती हैं, फिर बॉडी की तरफ जाएंगी और फिर वापस आएंगी। तो उस मूवमेंट से इनकी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में रोल प्ले करती है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि ट्यूनिका डार्टोज नाम की मसल्स टेम्परेचर रेगुलेट करने का फंक्शन करती हैं और कहाँ होती हैं, स्क्रोटम में। नेक्स्ट देखिए बेटा, रीनल पोर्टल सिस्टम इज एब्सेंट इन। रीनल पोर्टल सिस्टम किस में एब्सेंट होता है? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, फ्रॉग, रैबिट, लिजार्ड और रेप्टाइल। रीनल पोर्टल सिस्टम आपको बिल्कुल सुना सुना वर्ड लगा होगा, कुछ लोगों ने पढ़ भी रखा होगा अच्छे से। ये किस किस में होता है बेटा? फिश में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में और बर्ड्स में होता है। मीन्स हमारे पास एम्फीबियंस का है ये किसका है, रेप्टाइल्स का है, और ये तो लिखा ही इन्होंने रेप्टाइल है। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में तो होता है, फिर कौन बचा, मैमेल्स में नहीं होता। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स में होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, बट किस में नहीं होता, मैमेल्स में। और रैबिट किसके अंदर आता है, मैमेल के अंदर आता है। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, रैबिट। है क्या बेटा रीनल पोर्टल सिस्टम? इस रीनल वर्ड मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है किसी वीडियो में। रीनल जहाँ कहीं भी आ जाए समझ जाओ किडनी से कंसर्न है। रीनल पोर्टल सिस्टम ये क्या होता है, ये एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड वेसल्स का सिस्टम होता है, जो ब्लड को बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट से कहाँ ले जाता है, किडनी में लेके जाता है। और किडनी में एक वेन नेटवर्क के थ्रू किडनीज में ब्लड जाता है और वहाँ वापस हार्ट तक जाने से पहले उसमें से वेस्ट सब्सटेंसेस किडनी में फिल्टर आउट कर लिए जाते हैं। तो ब्लड के पोस्टीरियर पार्ट से बॉडी के सारा ब्लड पहले किडनी में जाएगा, वहाँ से वेस्ट रिमूव कर दिया जाएगा और फिर वापस हार्ट में जाएगा। इसको रीनल पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। और जो मैमेल्स हैं उनमें क्या हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इनको रिक्वायरमेंट नहीं है इस रीनल पोर्टल सिस्टम की। सो ये आंसर हो जाएगा रैबिट, इसमें नहीं होता है प्रेजेंट। नेक्स्ट देखिए बेटा, इंटरकैलेटेड डिस्क आर फाउंड इन। इंटरकैलेटेड डिस्क किस में पाई जाती हैं? ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, विसरल मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और ऑल ऑफ द अबव। विसरल मसल, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल तीनों हमारे मसल्स के टाइप हैं। 3 टाइप की मसल्स होती हैं। स्केलेटल या वॉल्यूंटरी मसल्स बोलते हैं, जो हमारे लिम्स हैं, हाथ पैर हैं, इनकी जो मसल्स हैं वो स्केलेटल हैं, जो हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं, हमारी मर्जी से काम करती हैं। विसरल मसल्स, इनको स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। और अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लीवर है, किडनी है, सबकी मसल्स विसरल मसल्स हैं। और आप जानते हो ये हमारी मर्जी से तो काम नहीं करती हैं कि हम चाहे चल भाई स्टमक काम कर, चल भाई खाना डाइजेस्ट कर, और जब चाहे जब नहीं भैया अभी मूड नहीं है करने का, अभी रुक जा, ऐसा तो नहीं होता ना, हमारी मर्जी से तो नहीं होता। तो वो हमारी कैसी है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं। और तीसरी हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं, जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होती हैं और होल लाइफ काम करती हैं, बिना थके काम करती हैं। बहुत मेहनती मसल्स होती हैं ये हमारी। इनके पास, इनका जिक्र हमने पहले भी किसी वीडियो में किया हुआ है, आपको रिमेंबर होगा कि क्या क्या होता है इनके पास। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है और ये मसल्स बिना थके होल लाइफ काम करती हैं और इनवॉल्यूंटरी होती हैं। ये भी फंक्शन इनका कैसा होता है, इनवॉल्यूंटरी। सो पूछा है इनकी स्ट्रक्चर में भी बच्चों बहुत डिफरेंस होता है तीनों की। सो इन्होंने पूछा है कि इंटरकैलेटेड डिस्क किस में प्रेजेंट होती हैं, तो वो प्रेजेंट होती है हमारी कार्डियक मसल्स में। होता क्या है इंटरकैलेटेड डिस्क, आप इसको गूगल कीजिए, आपको डायग्राम में क्लियरली दिख जाएगा, या अपनी बुक में देखिए। सेल टू सेल जंक्शन होते हैं जो कनेक्ट करते हैं कार्डियक मसल सेल्स को हार्ट में, और किसके लिए जरूरी होते हैं, हार्ट के नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। तो हार्ट में जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं ये इंटरकैलेटेड डिस्क। और इनको लाइंस ऑफ एबर्थ भी बोलते हैं। और किसकी बनी होती है बेटा, ये फेसिया अडेरेंस, डेस्मोसोम्स और गैप जंक्शंस, ये स्ट्रक्चर्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन। पूछा है मैन में इनमें से कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन आप लोग जानते होंगे वेरी वेल कि होता क्या है, ऐसे ऑर्गन्स जिनके फंक्शन पहले कुछ टाइम पहले क्या थे, ये ऑर्गन्स फंक्शनल थे और इनका एक वेल नोन फंक्शन था बॉडी में, बट एवोल्यूशन के साथ इनका फंक्शन अभी क्या है, इतना कुछ बॉडी में इतना ज़्यादा वेल अंडरस्टूड नहीं है। सो इनको वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। मीन्स उन ऑर्गन्स के कुछ रेमिनेंट पार्ट बचा हुआ, कुछ पार्ट रह गया है बस, बट इनका फंक्शन वेल नोन नहीं है अब के टाइम में। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, प्लिका सेमिल्यूनेरिस, ईयर मसल्स और एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस यहाँ आंसर हो जाएगा, बड़ा क्लियर सा। बाकी 3 के बारे में अगर आपको नहीं भी पता है, आपने कभी पढ़ा भी नहीं है, वैसे
आई होप पढ़ा होगा अपेंडिक्स और इसके बारे में, ईयर मसल्स के बारे में। बट अगर आपको आइडिया नहीं लग रहा है तो एपिग्लोटिस तो मेरे हिसाब से सबने पढ़ा होगा कि भाई एपिग्लोटिस क्या होता है। जो हमारी ट्रैकिया होती है ना, विंड पाइप होती है, ये ट्रैकिया हो गई। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पर ये हमारा नेजल पैसेज है और ये हमारी बकल कैविटी है। दोनों जाके एक कॉमन चैम्बर में खुल जाते हैं जिसको फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। और यहाँ फेरिंग्स इज द कॉमन चैम्बर ऑफ फूड एंड एयर। खाना भी यहीं से आ रहा है, बकल कैविटी से खाना भी एंटर कर गया इस वाले स्पेस में, चैम्बर में, और यहाँ से एयर भी एंटर कर गई। अब उसके बाद दो हमारे पास पाइप है, एक फूड पाइप है ईसोफेगस और एक विंड पाइप है यानी कि ट्रैकिया। तो खाना कहाँ जाना है? फूड पाइप में, ईसोफेगस में। एयर कहाँ जानी है? ट्रैकिया में। एयर जा रही है भाई ट्रैकिया में, थोड़ी बहुत हमारे फूड पाइप में भी चली गई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर खाना जो है वो फूड पाइप में जाने के बजाय कहाँ चला जाए? ट्रैकिया में चला जाए, विंड पाइप में चला जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सो उसको रोकने के लिए जो ट्रैकिया है इसकी ओपनिंग को ग्लोटिस बोलते हैं और इसके ऊपर एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा तो 11th एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र है। एपिग्लोटिस इज अ मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो ग्लोटिस को क्या करती है? कवर करती है। उस टाइम पर जब हम फूड को स्वेलो करते हैं, खाना निगलते हैं, तो ये उसको कवर कर लेती है। ये फ्लैप जो है इसको कवर कर लेता है ट्रैकिया के माउथ को, जिससे खाना जो है वो किस में ना जा पाए? ट्रैकिया में ना जा पाए। तो सीधी सी बात है, इसका तो फंक्शन अभी भी वेल नोन है भाई, ये वेस्टिजियल ऑर्गन हो ही नहीं सकता है। तो नोट पूछा है कौन सा नहीं है तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। बाकी तीन की बात करें बेटा अगर हम, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? अपेंडिक्स का आपने सुना होगा बहुत लोगों की, किसी की बोलते हैं कि इसको अपेंडिक्स का पेन हो रखा है, इसको अपेंडिक्स का सर्जरी हुई है, अपेंडिसाइटिस हो गया है इसको। तो होता क्या है इसमें बच्चों? हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, उसमें एक बहुत छोटी सी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपेंडिक्स या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। वर्मीफॉर्म इसको इसलिए बोल रहे हैं, वर्म लाइक होती है इसकी शेप जो होती है। ये क्या है बच्चों? ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया को कोलोनाइज करती है। और पहले क्या था, इसका फंक्शन ज़्यादा था, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती थी। बट अभी क्या है, अगर इसका कोई वेल नोन फंक्शन नहीं है और अगर किसी को इसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है तो इसको रिमूव कर दिया जाता है। और इसको रिमूव करने के बाद भी आदमी अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मीन्स इसका कोई बहुत ज़्यादा फंक्शन बॉडी में नहीं है, तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन माना जाता है। नेक्स्ट है बेटा प्लीका सेमिल्यूनेरिस। ये क्या होता है? ये हमारी आईज में एक स्ट्रक्चर होती है बच्चों, एक वेस्टिजियल रेमिनेंट कह सकते हैं हम निक्टिरेटिंग मेम्ब्रेन का। निक्टिरेटिंग मेम्ब्रेन या थर्ड आईलिड बोल सकते हैं। निक्टिरेटिंग मेम्ब्रेन फ्रॉग वगैरह में होती है बच्चों, और ये आई मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। बट ह्यूमन बीइंग में ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट है बच्चों ईयर मसल। आपने सुना भी होगा, पहले क्या था, ह्यूमन बीइंग जो है, जो ये हमारे आउटर ईयर है जिसको पिन्ना बोलते हैं, आउटर ईयर या फिर पिन्ना, इसकी मूवमेंट करा लेता था, इसको मूव करा लेता था आदमी। जैसे आपने एनिमल्स को देखा होगा ना, एनिमल्स मूव करा लेते हैं अपने पिन्ना को, तो आपने और को गाय भैंस वगैरह को देखा होगा। बट हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ये जो पिन्ना वाली ईयर वाली मसल्स हैं ये हमारे में क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। हम पहले क्या था, ह्यूमन बीइंग इस साउंड को कलेक्ट करने के लिए, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए और इनर ईयर की तरफ डायरेक्शन करने के लिए उसकी ईयर की मसल ईयर मसल में मूवमेंट हो जाती थी। बट अब नहीं होती है, तो ये फंक्शनल नहीं है। तो ये भी किस में आएगा? वेस्टिजियल ऑर्गन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन? इनमें से कौन सा मैन का क्लोजेस्ट रिलेटिव है? मैन का क्लोजेस्ट रिलेटिव कहने ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास? ओरंगुटान, जावा मैन, क्रोमैग्नॉन मैन और हेडलबर्ग मैन। देखिए बेटा, बहुत सारे एंसेस्टर्स हैं, जैसे निएंडरथल पढ़ा होगा आपने, क्रोमैग्नॉन पढ़ा है, जावा मैन पढ़ा है, हेडलबर्ग मैन भी होता है। बट अगर हम मोस्ट रिसेंट देखें तो वो होता है क्रोमैग्नॉन मैन, जिसको होमो सैपियंस फोसिलिस भी बोलते हैं। और ये पाया जाता था यूरोप में, देखा गया है इसके फोसिल्स बिटवीन 40,000 एंड 10,000 ईयर्स एगो। और ये तो मैन के ही एंसेस्टर्स हो गए। बट जो ये ओरंगुटान है ये एक एप है और जो रिलेटेड तो है मैन से, बट अगर हम इन सब में बात करें तो क्या हो जाएगा? क्रोमैग्नॉन मैन क्लोजेस्ट रिलेटिव है किसका? मॉडर्न ह्यूमन बीइंग का, यानी कि होमो सेपियंस का। नेक्स्ट देखिए बेटा, म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर एवोल्यूशन बिकॉज। म्यूटेशन एवोल्यूशन के लिए जरूरी है। आप इन क्वेश्चन का पैटर्न भी ऑब्जर्व करते चलिए कि किस क्वेश्चन को आप 12th तक की बायोलॉजी से कवर कर पा रहे हो और किसके लिए आपको ग्रेजुएशन बेस्ड चाहिए मटेरियल।
इसमें जो इससे पहले हमने क्वेश्चन पेपर किसका सोल्व किया था बच्चों, यूपी पीजीटी का। अगर मैं उसके बेसिस पर आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कहूँ तो यहाँ पर वहाँ पर ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन या क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का नंबर ज़्यादा है, और यहाँ पर बेसिक क्वेश्चंस या फिर कहिए 12th बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा है उसकी कंपैरिजन में। ऊपर के क्वेश्चन यहाँ भी है ग्रेजुएशन के, बट यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से सोल्व हो रहे हैं 12th बेस्ड बायोलॉजी से। आप आगे अभी क्वेश्चन पेपर सोल्व करते जाइए, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं। म्यूटेशन किसके लिए, एवोल्यूशन के लिए जरूरी है? बहुत कॉमन सेंस का बहुत ईजी क्वेश्चन है। It causes recombination, it produces new variation, it brings a balance in the environment, it stops the struggle for existence। भाई म्यूटेशन से सबसे बड़ा फायदा क्या है ये बताना है। इट प्रोड्यूसेस न्यू वेरिएशन। म्यूटेशन से क्या होता है, म्यूटेशन क्या होते हैं बेटा, सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल और डीएनए में कोई आने वाला सडन चेंज जिसकी वजह से फिनोटाइप चेंज होते हैं, प्रोटीन चेंज होती है, फिनोटाइप चेंज होता है ऑर्गेनिज्म का, और छोटे छोटे चेंजेस ही मिलकर क्या होते हैं, नई स्पीसीज बन जाती है और इवोल्यूशन होता है। तो इवोल्यूशन के लिए क्या जरूरी है, म्यूटेशन जरूरी है नई स्पीसीज बनने के लिए। वेरिएशन आते हैं इससे, और वेरिएशन ही एक्यूमुलेट होकर क्या करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं, नई स्पीसीज बनाते हैं। नेक्स्ट है एवोल्यूशन को जिसने 12th बेसिस तक भी पढ़ा है वो इसका आंसर इजीली कर सकता है। नेक्स्ट है बेटा ओविपेरस मैमल्स ओरिजिनेटेड इन द पीरियड। ओविपेरस मैमल्स यानी ऐसे मैमल्स जो यंग वंस को बर्थ नहीं करते हैं बट एग्स ले करते हैं, अंडे देने वाले जो हैं, उन मैमल्स का कब ओरिजिन हुआ, किस पीरियड में, पर्मियन, ट्राइएसिक, जुरासिक या क्रिटेशियस। यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा हमारा ट्राइएसिक। जो पर्मियन पीरियड है ये ट्राइएसिक से पहला पीरियड है, इसमें जो मैमल्स हैं वो ओरिजिनेट हुए ही नहीं थे। ट्राइएसिक में ओरिजिन हुआ था, एंड जुरेसिक क्रिटेशियस में वेल डेवलप्ड इनमें और डेवलपमेंट हुआ था, बट जो ओरिजिन हुआ था वो कब हो गया था, ट्राइएसिक में हो गया था। नेक्स्ट देखिए बेटा, सिनेप्टिक स्पेसिएशन अकर्स ड्यू टू। सिनेप्टिक स्पेसिएशन किसकी वजह से होता है? सिनेप्टिक स्पेसिएशन ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है, पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, आइसोलेशन या नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बेटा हमारा पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है आप लोग जानते हैं अच्छी तरह। पॉलीप्लॉइडी, प्लॉइडी से मीनिंग क्या होता है, जैसे हम बताते हैं ना कि हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है या फिर टेट्राप्लॉइड है। हैप्लॉइड जनरली हम दो कंडीशन देखते हैं, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स एन और डिप्लॉइड को हम डिनोट करते हैं किससे, 2n से। अगर किसी के पास क्रोमोसोम्स का एक सेट है तो हैप्लॉइड और दो सेट है तो डिप्लॉइड। बट कभी कभी क्या होता है बेटा, जब मियोसिस हुआ, देखो मियोसिस होने में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, एक पेयर है ये, और इसके पास डीएनए समझ रहे हो कितना है, डीएनए इसके पास ये एक जोड़ी क्रोमोसोम है बट डीएनए इसके पास 4 है। और जब सेपरेशन होगा तो इस तरह से सेपरेशन होगा, और एक मियोसिस में एक मदर सेल से 4 क्या बन जाती हैं, डॉटर सेल्स बनती हैं, और चारों में इनमें से एक एक चला जाता है हमारा, एक एक क्रोमेटिड चला जाता है, और एक क्रोमेटिड ही एक क्रोमोसोम होता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं। पॉलीप्लॉइडी किसकी वजह से होती है, ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, सेल जो बनेंगी, गैमेट में क्या चला गया, सपोज किसी में ये पूरा का पूरा चला गया बिना सेपरेट हुए, तो क्या होगा, इसके पास डीएनए या क्रोमोसोम जो है वो कितने हो गए, 2n हो गए, और एक दूसरे गैमेट से मिल गया। सपोज ये मेल गैमेट था और ये फीमेल गैमेट, एक इसको ऐसा ही क्रोमोसोम यहाँ से मिल गया, तो इसके पास कंडीशन क्या हो जाएगी, 3n हो जाएगी, यानी कि ट्राइप्लॉइडी हो जाएगी इसके पास। ऐसे ही 4n हो सकता है, 5n हो सकता है, 6n हो सकता है। तो सिनेप्सिस क्या होता है कि भाई अगर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं, वो सिनेप्सिस का मीनिंग क्या होता है कि वो पास आते हैं और फिर क्रॉसिंग ओवर होता है। तो वो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद सेपरेट हो जाते हैं, और अगर सेपरेट ना हो तो एक साथ जुड़े रह सकते हैं, और जिसकी वजह से स्पेसिएशन मीन्स अगर प्लॉइडी चेंज होगी तो एक न्यू स्पीसीज बन जाएगी ना। अगर प्लॉइडी, भाई पेरेंट्स तो डिप्लॉइड थे और जो डॉटर ऑफस्प्रिंग जो बने हैं वो क्या हो गए, पॉलीप्लॉइड हो गए, तो वो अलग स्पीसीज या अलग वेराइटी हो जाएगी, इसको स्पेसिएशन बोलेंगे, और सिनेप्टिक स्पेसिएशन बोलेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्यूडोसीलोम इज द कंडीशन व्हेन देयर इज नो सीलोमिक कैविटी। अब फिर ऑब्जर्व कीजिए आप, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस से ही सोल्व हो जाता है, और इससे ये जो हम अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे स्यूडोसीलोम वाला, ये बिल्कुल 12th बेस्ड का 11th एनसीईआरटी से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है उठा के। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, देयर इज नो सीलोमिक कैविटी, सीलोमिक कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म, सीलोमिक कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म, सीलोमिक कैविटी इज फिल्ड विद मसल्स।
यहाँ आंसर हो जाएगा बेटा सी हमारा, सिलोमिक कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। बिल्कुल इसी लाइन में ऐसे ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, 3 तरह की सीलोम होती है। सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी, फ्लूइड फिल्ड एक बॉडी कैविटी होती है, और ये सीलोम जो है अगर किसी ऑर्गेनिज्म में नहीं है तो वो असीलोमेट, और उस कंडीशन को असीलोम बोलते हैं। और जिनमें प्रेजेंट होती है शूडोसीलोम और सीलोमेट, 2 तरह के एनिमल्स हो गए। अब शूडोसीलोमेट और सीलोमेट में क्या डिफरेंस है? जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, वो तो सीलोमेट, और जिनमें सीलोम है तो बट वो मेसोडर्म से लाइन नहीं है। आप बहुत अच्छे से एनसीईआरटी का डायग्राम उठा के देख सकते हो भाई। जो एम्ब्रियो होता है इसमें 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 जर्म लेयर होती है, इनसे सारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो जिनमें ये सीलोम प्रेजेंट ही नहीं होती है वो तो क्या हो गए? असीलोमेट। और जिनमें सीलोम होती तो है बट वो लाइंड नहीं होती, किससे? मेसोडर्म से। वहां कुछ ऐसा डायग्राम आप देखोगे, मेसोडर्म ऐसे कटी हुई है पोर्शन में, एक्टोडर्म तो है, एंडोडर्म भी है, बट मेसोडर्म से लाइनिंग नहीं हो रखी है, किसकी? सीलोम की। और जिनमें ये दोनों चीज, सीलोम होती भी है और मेसोडर्म से लाइनिंग भी रहती है उसकी, उसको बोलते हैं ट्रू सीलोम, और सीलोमेट उन एनिमल्स को बोलते हैं। और कौन सीलोम, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बहुत बार, सीडोसीलोमेट कौन होते हैं? एक ही फाइलम आपको याद रखना है, एक्लेमेंथीज या फिर निमेटोडा। निमेटोडा या एक्लेमेंथीज जो है वो किसके अंदर आता है? शूडोसिलोमेट के अंदर आता है। बाकी इससे पहले प्लेटीहेल्मिन्थीज वगैरह जो है वो असिलोमेट है। और एनिलिडा से लेके छठा फाइलम जो हमारा 6th फाइलम है एनिलिडा, वहां से लेके कॉर्डेटा तक जो है वो सारे सीलोमेट है, उनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एनालोगस ऑर्गन्स डेवलप ड्यू टू। एनालोगस ऑर्गन किसकी वजह से डेवलप होते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, पैरेलल एवोल्यूशन या प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन। ये फिर हमारा 12th बेस्ड क्वेश्चन है। होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स एविडेंसेस में दिए गए हैं एवोल्यूशन वाले चैप्टर में। होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन आप जानते ही होंगे। होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम हो बट फंक्शन डिफरेंट हो, जैसे कि विंग्स हो गए बर्ड्स के और हमारे फोर लिम्स हो गए। हमारे फोर लिम्स जो हैं बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, वही बोन्स है, वही मसल्स और स्किन ऐसे, बट फंक्शन क्या है? दोनों डिफरेंट कर रहे हैं। वो फ्लाई करने का कर रहे हैं और हम चीज़ों को उठाने पकड़ने का कर रहे हैं। एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? जिनका फंक्शन तो सेम हो, जैसे कि इंसेक्ट के विंग्स हो गए और बर्ड्स के विंग्स हो गए, दोनों फ्लाई करने का काम कर रहे हैं बट उनकी स्ट्रक्चर क्या है? दोनों की बिल्कुल डिफरेंट है। इंसेक्ट में क्या है? स्किन का एक फोल्ड है, बस म्यूसिलेजिनस फोल्ड है, और बर्ड्स में क्या है? यही सारा स्केलेटन वाला पार्ट हमारा और मसल्स पूरा हमारी तरह है। तो वो कैसे हो गए? एनालोगस ऑर्गन। अब वहां एक चीज और डिस्कस की हुई है बेटा उन्होंने कि होमोलोगस ऑर्गन तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से, और एनालोगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को आप ऐसे याद रखो, डाइवर्जेंट को याद रखो फैलना, एक पॉइंट से अगर आप ऐसे ऐसे डाइवर्स डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो डाइवर्जेंट, और आप डिफरेंट डायरेक्शन से आके एक पॉइंट पे मिल रहे हो तो वो कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट कैसे हुआ बेटा? ये कि भाई सब अलग अलग हैबिटेट वाले थे बट एक हैबिटेट में आने की वजह से उनमें क्या हो गया? एक जैसा अडेप्टेशन आ गया, एक जैसे चेंजेस आ गए। तो बर्ड्स में और इंसेक्ट में ऐसा ही तो हुआ, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है बट दोनों एयर में रहने के लिए, एनवायरनमेंट में रहने के लिए, अडेप्ट करने के लिए अपने आप को, दोनों में विंग्स डेवलप हो गए। तो ये क्या हुआ? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और डाइवर्जेंट क्या है? उनके पेरेंटल ओरिजिन उनका सेम है बट वो डिफरेंट हैबिटेट में जाने की वजह से उनमें डिफरेंट अडेप्टेशन आ गए। पैरेलल एवोल्यूशन क्या होता है बेटा? कि बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है बट एक जैसे कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं उनमें टाइम के साथ। प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन क्या होता है? जितना ज़्यादा आगे एवोल्यूशन होता जाएगा, जितने आगे ऑर्गेनिज्म बनते जाएंगे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। स्टार्टिंग में जो ऑर्गेनिज्म आए, जिनका ओरिजिन हुआ, उनसे जो बाद में बने वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन बोलते हैं या ऑर्थोजेनेसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स इज फॉर्म्ड बाय। ऑप्शंस हमारे पास है प्रोटीन फिलामेंट, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स। ये हमारा सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन है और साइटोस्केलेटन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोटीन फिलामेंट बेटा। प्रोटीन फिलामेंट भी 3 टाइप के होते हैं, प्रोटीन माइक्रो फिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, बट सबके सब किसी न किसी प्रोटीन के बने होते हैं। जो माइक्रो फिलामेंट्स हैं वो एक्टिन फिलामेंट्स के, एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो ट्यूबुलर लीनियर पॉलीमर होते हैं, ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन के। बट हमारा साइटोस्केलेटन जो है यूकैरियोटिक सेल्स का, वो प्रोटीन फिलामेंट्स का ही बना होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा, द लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द oocytes ऑफ। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स
किसकी oocyte में प्रेजेंट होते हैं। देखो बेटा, जब आप लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स कहाँ देखोगे, आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो वही, अगर आप 12th बेसिस का पढ़ोगे तो लैम्प ब्रूस के बारे में कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, बट ये ग्रेजुएशन बेस्ड हो गया। बट जब आप डिटेल में या किसी भी टेक्स्ट बुक में क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, इनके बारे में डिटेल में है। तो वहाँ ये टॉपिक ऐसा है, सब जरूर पढ़ते हैं जब उसको क्रोमोसोम्स या जेनेटिक्स वाले पोर्शन को देखते हैं। तो पहली बात तो फ्लेमिंग ने इसको पहली बार देखा था 1882 में। और बड़े क्रोमोसोम्स होते हैं ये, लार्जेस्ट क्रोमोसोम नोन एंड फाउंड इन एम्फीबियंस। जनरली एम्फीबियंस में मिलते हैं, बट रेप्टाइल्स और बर्ड्स और इंसेक्ट्स में भी देखे गए हैं। और कब मिलते हैं ये भी याद रखना है आपको, oocytes में, उनकी oocytes में, oocytes समझ रहे हैं ना, जिससे हमारा एग बनना है, उन सेल्स को oocytes बोलते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों हो रहे हैं ना oocytes में, तब एग सेल बनेगी। तो डिप्लोटीन स्टेज में देखने को मिलते हैं, और इनकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है जिसलिए इसको लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। लूप्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, आप देखो डायग्राम इसका, बड़ा इंटरेस्टिंग सा अच्छा सा डायग्राम होता है, और ब्रश जैसी अपीयरेंस होती है, इसलिए इसको लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। बड़े बड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, बट यहाँ पर जनरली आप ये खोल के देखोगे तो ये कहेंगे कि oocytes ऑफ एम्फीबियंस, तो दिमाग में एकदम से जो आंसर आता है वो एम्फीबियंस का आता है। बट अब अगर और डिटेल में देखोगे तो रेप्टाइल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स में भी देखे गए हैं। तो एक आंसर इसका ये भी बनता है, ऑल ऑफ द अबव। स्टारफिश का आई एम नॉट श्योर, बट इन सब में दिखाता है कि इन सब में भी है लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम्स, तो फिर ऑल ऑफ द अबव बनता है। तो ये क्वेश्चन आप खुद भी एक बार देखना कि यहाँ एम्फीबियंस होना चाहिए आंसर या फिर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं बेटा, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिवॉइड ऑफ। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या नहीं है, कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोलिपिन, न्यूक्लिक एसिड और राइबोसोम्स। देखो बेटा, ऐसे करते चलो, क्या नहीं है उसको छोड़ो, जो बहुत कॉमन सा दिख रहा है तुमको वो देखो। राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में एक मेजर डिफरेंस ये होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सारे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, ऑलमोस्ट सारे एब्सेंट होते हैं, बस किसको छोड़ के, राइबोसोम को छोड़कर। तो ये पॉइंट तो हमें याद रहता ही है। यूकैरियोटिक में क्या क्या प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सब कुछ है, बट यहाँ पर केवल राइबोसोम्स होता है। चलो भाई, नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, आरएनए, उसके बिना तो लाइफ ही नहीं है। हमारे जेनेटिक मटेरियल वही है, सो प्रोकैरियोटिक में भी होते हैं वो, तो फिर ये भी हमारा गया। अब बचे हमारे पास दो, कार्डियोलिपिन और कोलेस्ट्रॉल। कार्डियोलिपिन एक फॉस्फोलिपिड होता है बच्चों, ये भी बैक्टीरिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, तो ये भी गया। फिर हमारे पास बचा बस कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। और यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है बेटा, हमारी सेल की फ्लूडिटी मेंटेन करता है, सेल मेम्ब्रेन की, और स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को मेंटेन रखता है, और इंटरेक्शन करता है किसके साथ, फॉस्फोलिपिड्स के साथ। हमारी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है ना फॉस्फोलिपिड, उनके साथ इंटरेक्ट करके अलग अलग टेम्परेचर पे भी प्रॉपर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाए रखता है, और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है हमारी सेल मेम्ब्रेन की या हमारी सेल की। कोलेस्ट्रॉल यूकैरियोटिक में है बट प्रोकैरियोटिक में नहीं है। नेक्स्ट देखिए बेटा, हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन स्पर्म में कितने सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। फिर से बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है इन लोगों ने। सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं ह्यूमन स्पर्म में, 12th बेसिस की बायोलॉजी का ही मैं इसको कहूंगी भाई। स्पर्म जो होता है उसके पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23। हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, हमारी ऑटोसोमल सेल्स जो हैं, बाकी सारी सोमेटिक सेल्स जो हैं, ऑटोसोमल कह रही हूँ, सॉरी, ऑटोसोमल तो हमारे उन क्रोमोसोम्स को बोलते हैं। 22 पेयर जो होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम होता है 1 पेयर, और 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। सोमेटिक सेल्स में बात कर रही थी मैं। सोमेटिक सेल्स में हमारे कितने, 46 क्रोमोसोम्स है, 23 पेयर। बट जो स्पर्म और एग है उनमें कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम। इसका हाफ होते हैं, मियोसिस से बनते हैं, और इनमें 23 होंगे और एग में 23 होंगे, तभी तो नेक्स्ट जनरेशन में 46 ही रहेंगे, और क्रोमोसोम्स का नंबर कॉन्स्टेंट बना रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, हर जनरेशन में डबल हो जाएगा। 23 होते हैं, बट इन्होंने सेक्स क्रोमोसोम पूछा है, उनमें से 22 तो क्या हो जाएंगे, ऑटोसोम्स हो जाएंगे, जो मेल फीमेल में एक जैसे होते हैं, और 1 क्या बचेगा, सेक्स क्रोमोसोम। या तो एक्स होता है या फिर वाई होता है, बिकॉज मेल के पास सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई होता है, तो उसके स्पर्म में या तो एक्स जाएगा इसमें से या फिर वाई। 22 ऑटोसोम्स और एक एक्स, या फिर 22 ऑटोसोम्स और वाई होगा, एक ही, या तो एक्स होगा या वाई होगा। नेक्स्ट है बेटा हमारा, द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज गिवन बाय। ये फिर से हमारा क्वेश्चन बहुत इजी है, बेसिक है, कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स 12th बायोलॉजी को ही और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिए तो लैमार्क की थ्योरी भी आ जाती है। वैसे एनसीईआरटी में लैमार्क का थोड़ा बहुत ही जिक्र है, अगर है तो, अदरवाइज नहीं है, वहाँ डार्विन का है।
डार्विन की थ्योरी का। बट उनको भी आप थोड़ा सा, मैंने कहा है, उन बुक्स को भी डिटेल में ही पढ़ना है, हमें उनके भी टेक्स्ट बुक से ही देखना है। तो वहाँ देखोगे लेमार्क की थ्योरी के बारे में है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा है इन्होंने भाई। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की थ्योरी किसने दी? जेबी लेमार्क, जीन बैप्टिस्टे लेमार्क ने। और इनकी जो थ्योरी थी, इसको हम थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज भी बोलते हैं बेटा। इन्होंने अडेप्टेशन थ्योरी या थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, इनका मानना क्या था? इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट था, इंटरेस्टिंग सी थ्योरी थी। ये कहते थे भाई जिस ऑर्गन का तुम ज़्यादा यूज करोगे वो बढ़ जाएगा, जिस ऑर्गन का यूज नहीं करोगे वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और वो खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने जिराफ को एज ए एग्जाम्पल लिया था, और जिराफ में गर्दन का लंबी होना वो इन्होंने इसी का बताया कि यूज एंड डिसयूज की थ्योरी है ये, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की है, हमें जिसकी जरूरत होती है हम उस ऑर्गन को ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं। तो इनको क्या था, जिराफ को ब्रांचेस तक ऊपर पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को ऐसे स्ट्रेच करते गए, खींचते गए, और जिससे इनकी गर्दन की लंबाई क्या हो गई और इनके पैरों की बढ़ गई। बट इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया था किसने? ए वीजमान, अगस्त वीजमान ने इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया था। कैसे? इन्होंने कई जनरेशन तक माइस की टेल को कट ऑफ किया, काटते गए कि भाई हम अगर चूहे की पूंछ काट देते हैं एक जनरेशन में, तो सेकंड जनरेशन में बिना पूंछ वाले चूहे पैदा होने चाहिए इस हिसाब से। तो कि भाई हमने काटते गए, मतलब हमने एक एक्वायर्ड कैरेक्टर हम लेते गए कई जनरेशन तक, बट कोई भी चूहा बिना पूंछ के पैदा नहीं हुआ है, बिना टेल के पैदा नहीं हुआ। तो उस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, इफ टू डोमिनेंट और रिसेसिव नॉन एलील जीन्स आर फाउंड ऑन सेम क्रोमोसोम द कंडीशन इज नोन एज। अगर दो डोमिनेंट या रिसेसिव नॉन एलील जीन्स, नॉन एलील मीन्स जैसे हाइट के दो एलील हैं तो उसको तो क्या कहेंगे? एलेलिक हो गए वो। तो नॉन एलेलिक मीन्स एक हाइट का हो गया, एक स्किन कलर का हो गया, या एक हाइट का हो गया, एक और किसी कैरेक्टर का हो गया। अगर वो एक ही क्रोमोसोम पर है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? कपलिंग और सिस फेज, रिपल्सन और ट्रांस फेज, बोथ सिस एंड ट्रांस फेज, या फिर नन ऑफ द अबव। इसको बोलते हैं बेटा कपलिंग या सिस फेज। ये ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव, उसको बोलते हैं ट्रांस फेज या रिपल्सन फेज। अगर दोनों डोमिनेंट है या फिर दोनों रिसेसिव है, भाई एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन्स है ना, तो एक जीन किसी और का है, एक जीन किसी और कैरेक्टर का है, और ये दोनों अगर डोमिनेंट है या फिर दोनों ही रिसेसिव है तो उसको कपलिंग या सिस फेज बोलते हैं। और अगर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है, दोनों एक जैसे हैं तो सिस, और दोनों अलग अलग तरह के हैं तो वो ट्रांस फेज या रिपल्सन फेज। नेक्स्ट है बेटा, इन फॉर्मुलेटिंग द वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल हैज यूज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ये फिर से बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था उसको देने के लिए मेंडल ने किस ऑर्गेनिज्म का यूज किया? तो 12th बायो उठा लीजिए या कोई भी बहुत बेसिक सा जहां भी मेंडल का जिक्र आएगा, भाई उन्होंने गार्डन पी का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए। और पी का साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम, जिसके इन्होंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे और स्टडी किया था और रूल्स दिए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसलिए इनको मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। सो इसका आंसर बेटा यहाँ हमारा सी हो जाएगा, गार्डन पी। अब एक चीज और मुझे आप लोगों को बोलनी थी बेटा कि आप लोग वीडियो देखते हैं और अगर वीडियो से आपको अपनी प्रिपरेशन में कुछ हेल्प मिलती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक किया कीजिए। बहुत बच्चे वीडियो देखते हैं बट अगर लाइक नहीं मिलते हैं वीडियो पर, या फिर कोई कमेंट नहीं होता है, या फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमें लगेगा कि आपकी हेल्प नहीं हो रही है, आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो मेक श्योर दैट आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी अच्छी चीज़ें लाने का, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने का, या फिर आपके लिए मटेरियल लाने का। सो वीडियो को लाइक और शेयर करें बच्चों। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।